हमारा मेन फोकस है वो है निसंतानता निवारण पे, और उसके साथ ही साथ हम लेप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक जो एडवांस सर्जरी है उनको हम प्रमोट करते हैं। तो निसंतानता निवारण का हर स्टेप का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे होता है। प्रोस्टेट की समस्या कॉमन है कि मतलब उनमें रात में बार बार पेशाब लगना, पेशाब रुकना, पेशाब में खून आना, ये सब समस्याएं। महिलाओं में जैसे पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जैसे पेशाब की नली प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे हर्निया, अपेंडिक्स, ये सारी सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। सगड़ा बहन राम राम खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल झुंझुनू गुढ़ा मोड़ स्पार हॉस्पिटल आज विजिट थान करवासा, क्योंकि देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय हूँ जो और सुविधाएं अठे बढ़ाई गई हैं और जो डॉक्टर ही बाकी सुविधा अठे मिलेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ो IVF सेंटर जो अपने सिखवाटी को है बैठे ही अब जो सुविधा बढ़ाई गई हैं कौन सी केस सुविधा अपना जो झुंझुनू वासी ही बन मिलेंगी। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखागा तो बिग पूरी जानकारी थान मिल जाएगी कि अब अगर स्पार हॉस्पिटल में आओ तो या बीमारियाँ की भी और जो समस्या को समाधान थे हटे करवा सको हो। इसलिए जानकारी अपन देंगे सर ही पिनांग सर। हेलो नमस्कार सर, स्वागत है खबर लोग चैनल पर थारो। बिल्कुल सर, बताओ जा जो भी पेशेंट ही अपना जिला का भाई आऊँ तो स्पार हॉस्पिटल में जिस तरीका की सुविधा IVF सेंटर एक बहुत बड़ो हर कोई अपने ये चीज़ ने जाने लगो, लेकिन अब जो सुविधा बढ़ाई गई हैं बाकी बारे में आज पूरा हॉस्पिटल में थोड़ा सा चाहूँ कि विजिट करवाया जाए ताकि लोगों पता चल सके, क्योंकि बहुत सा लोग ही जो आज यहाँ की सुविधा ढूंढने के लिए बन दिल्ली तक जाना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बस सुविधा अपने झुंझुनू मिल रही तो क्यों कौन बार बताया जाए। तो मैं चाहूँ कि एक विजिट छोटा सा करवा दिया जाए अपना हॉस्पिटल को। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इलाज प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता और अपने इलाज के झुंझुनू में लोग मरीज़ के इलाज के भाव में इधर उधर भटकते रहते हैं और सही तरीके का इलाज मिल भी नहीं पाता उनको। तो उस इलाज को देने के लिए स्पार अस्पताल ने एक थोड़ा सा सेवा का काम शुरू किया है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। स्पार अस्पताल 100 बेडेड का अस्पताल है जिसमें अपने पास 6 स्पेशलिटी अपने पास है। अभी रिसेंटली अपन प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी भी अपन ला रहे हैं। तो जो अपने पास इन हाउस अभी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। फ्रंट ऑफिस है सर हमारा, फ्रंट ऑफिस जिसमें हमारा रिसेप्शन स्टाफ जब भी पेशेंट अपने पास इस एरिया पे आता है तो आते ही सबसे पहले जब भी पेशेंट कोई भी क्यूरी करता है तो सबसे पहले साइनेज बोर्ड अपने यहाँ भी लगा रखा है, और जब स्टाफ से पूछा जाता है तब भी स्टाफ अपने पास जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बता देता है। दूसरा साइन बोर्ड अपने वहाँ भी लगा रखे जो चिरंजीवी में अपन जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो चिरंजीवी और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो अपन सर्विसेज दे रहे हैं उसका भी साइन बोर्ड अपन ने यहाँ लगा रखा है। तो पेशेंट जब भी आता है तो यहाँ पे भी देख सकता है कि यहाँ भी इन चीज़ों का यहाँ पे कैशलेस इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे अलग अलग OPD एरिया के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो हॉस्पिटल में एंट्रेंस होता है तो डॉक्टर मुकेश बेनीवाल है जो गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सर SMS अस्पताल से पास आउट है, SMS अस्पताल से सर ने PG किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यूरोलॉजी में, और यूरोलॉजी की सारी सेवाएँ डॉक्टर मुकेश बेनीवाल अपने हमारे यहाँ अभी दे रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब। सर डॉक्टर मुकेश बेनीवाल हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से। आप अपने अस्पताल में फुल टाइम सेवा देते हैं। हर प्रकार की सर्जरी, हर प्रकार के जितने भी प्रोसीजर है उस हमारे यहाँ यूरोलॉजी से मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में निःशुल्क किए जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब भी बातचीत थोड़ी बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ, कि यूरोलॉजी से संबंधित कौन सी की मुख्य समस्या हो तो बात लेके इलाज जो अपना लोग अठे ले सके हैं। बिल्कुल सर नमस्कार। सर थोड़ा सा बताया जाए कि यूरोलॉजी मुख्यतः कौन सी जो कॉमन समस्या ही जो लेके लोगों में अपने सिखावाटी के एरिया के में आ रही हूँ। यूरोलॉजी में जो कॉमन समस्याओं सबसे कॉमन तो पथरी की समस्या है। जैसे ऊपर यूरोलॉजी में किडनी की पथरी हुई, नीचे उसके नीचे यूरेटर की पथरी हो गई, पेशाब की थैली की है ये। इसके अलावा ओल्ड एज लोगों में जो है प्रोस्टेट की समस्या कॉमन है कि मतलब उनमें रात में बार बार पेशाब लगना, पेशाब रुकना, पेशाब में खून आना, ये सब समस्याएं। महिलाओं में जैसे पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जैसे पेशाब की नली प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। जैसे गुर्दे का और जो यूरेटर का आपस में जुड़ाव है, यूरेटर जैसे वहाँ पे सिकुड़न हो जाती है, जैसे पहले यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, वो होता है, जिसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, उसको उसी से सही किया जाता है। इत्यादि सभी समस्याओं का यहाँ पे चिरंजीवी माँ योजना में निःशुल्क इलाज हो रहा है। बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ी चीज़ कि आज आधुनिक, क्योंकि हर चीज़ लोग सोशल मीडिया
गूगल करके आवाएंगे तो की आधुनिक चीज़ों की भी की फैसिलिटी अपना हॉस्पिटल में मिल रही है। हाँ, स्टोन से संबंधित सारी जो आधुनिक फैसिलिटी बिना चीरे के सारी जो ऑपरेशन है हर प्रकार का लेज़र के द्वारा या RIRS है कि URS यूरोट्रोस्कोप के द्वारा यूरोट्रोस्कोपी वो सारे स्टोन मतलब बिना कोई चीरे और टाके के निकाले जाते हैं, जिसमें जल्दी रिकवरी होती है। एक दिन में उसका डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट एडमिट होता है, 24 to 48 आवर में पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे अपने रूटीन काम पे लौट जाता है। बिल्कुल। और अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये वीडियो देखो जाओ तो बाकी भी मैं कि मोस्टली यूरोलॉजी से संबंधित कोई है कि समस्या जो मोस्टली लोगों को पता कौन रहे लेकिन भी समस्याओं में पीड़ित नहीं है, कुछ बताना चाहो? मैं तो ये सबसे ज़्यादा तो प्रोस्टेट की समस्या है बूढ़े लोगों में। वो सोचते हैं ये बुढ़ापे की बीमारी है, रात में बार बार उठना, जोर लगा के पेशाब करना, पेशाब रुकता है, तो वो सोचते हैं बुढ़ापे की बीमारी है, तो उसको वो दबा के बैठे रहते हैं। उसका इलाज दवाइयों से भी संभव है, ऑपरेशन की जरूरी नहीं है, दवाइयों से भी संभव है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी मुकेश जी सिर्फ एक लिमिटेड बात आप कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल विजिट ई टाइम करवाया जा रहा है भी दौरान ही पूरी जानकारी यूरोलॉजी संबंधित एक दिन दिलवाई जाएगी। मैं जरूर बातचीत करूंगा पूरी यूरोलॉजी संबंधित जो भी समस्या होंगे बन। सर मुकेश जी बात करी है, नेक्स्ट मैं चाहूँ कि अब और की फैसिलिटी यूरोलॉजी के अलावा के जो अपना अगर बताई जा रही है जहाँ हड्डी। हाँ बिल्कुल, अपने पास हड्डी एंड जॉ और विशेषज्ञ भी है, पेट हाथ लीवर जो जनरल सर्जरी है, डॉक्टर सुनील सैनी है। आओ उन सब उनसे मिलते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप झुंझुनू के एक ऐसे अस्पताल में जिसका एडवांस इंफ्रा है, पूरे झुंझुनू में ऐसा एडवांस इंफ्रा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अपने अस्पताल में जितने भी जो इंफ्रा जो बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के तौर तरीके से बनाएगा। सारी OPD चैम्बर, IPD चैम्बर, सारे कंसल्टेंट चैम्बर, OT और IPD एवरीथिंग जो बहुत सोच समझ के इंफ्रा बनाया गया ताकि पेशेंट्स को कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो, इन्फेक्शन का कोई सोर्स भी नहीं हो। दूसरी स्पेशलिटी से अपन बात करना चाहेंगे डॉक्टर सुनीता लामा, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। अपन उनसे मिलना चाहेंगे। डॉक्टर सुनीता लामा। IVF को लेके बहुत बार आप पहली बातचीत करी है मैडम। मैं देखूं कि अपना जो भी दर्शक हैं रूबरू ही, लेकिन आज पूरा हॉस्पिटल को विजिट करवा रहा है तो मैं चाहूँ कि एक बार दोबारा थोड़ा सा IVF के बारे में भी बताया जाए कि मुख्यतः के फैसिलिटी अपना हॉस्पिटल में IVF में लेके उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे एकदम एडवांस गायनिक डिपार्टमेंट हम रन करते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं से संबंधित हर तरह की समस्याओं का इलाज किया जाता है। हमारा मेन फोकस है वो है निसंतानता निवारण पे, और उसके साथ ही साथ हम लेप्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक जो एडवांस सर्जरी है उनको हम प्रमोट करते हैं। तो निसंतानता निवारण का हर स्टेप का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे होता है। निसंतानता निवारण 3 तरह से मेनली किया जा सकता है। कोई भी कपल आता है उसको सबसे पहले हम जांचें करते हैं, हम उसका कारण ढूंढते हैं कि किस कारण से पेशेंट को प्रेगनेंसीज नहीं हो रही है। उसके बाद में हम उनको 3 चरणों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ हम उनको मेडिसिन दें जिसकी उसके साथ वो ट्रीटमेंट में सक्सेस हो उनको। अगर जो पेशेंट मेडिसिन से सक्सेस नहीं होते हैं या फिर जिनको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे IUI है या फिर IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें हम पेशेंट के एग्स और उनके हस्बैंड के स्पर्म्स लेके लैब में ही भ्रूण बना के उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी और उससे भी एडवांस ICSI, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। हम लोगों के पास मॉड्यूलर IVF लैब हमने बनाया है, और एकदम जो बड़े शहरों में जो मेट्रोज़ में हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हम यहाँ झुंझुनू में प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं गाँव में आज भी लोगों भाई मानसिकता है मंदिर जानो या जो अंधविश्वास में लोग जो ही बन के बोलना चाहोगे कि आज विज्ञान के तौर पर भी जो निसंतानता को उपाय है अपना। देखो मतलब एक पॉजिटिविटी रखना, भगवान में भरोसा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में रहना ये बहुत ही बुरी बात है। अंधविश्वास और ये सब पुरानी बातें थी जब लोगों के पास कुछ ट्रीटमेंट नहीं था तो पॉजिटिव होने का एक सहारा था वो, लेकिन अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी सब ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और न ही उनसे कुछ होने वाला है। हमने देखा पेशेंट लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हैं उन चीज़ों में, अभी यहाँ गए, अभी फिर कहीं और गए, लेकिन उनको लास्ट में अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है और फिर उन्हें फाइनली ट्रीटमेंट में करवाना पड़ता है। जब यहाँ आते तो इस बात को सबसे ज़्यादा परेशान है कि हमने लाखों रुपए अंधविश्वास में खर्च कर दिए। तो मैं सलाह यही करूँ कि अंधविश्वास से कुछ नहीं होता, आप अपना प्रॉपर जांचें कराएं कि मिस्टेक कहाँ है, उसके साथ में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अभी तक मतलब हर तरह की इनफर्टिलिटी की फैसिलिटीज़ और उनका ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अपने यहाँ पे अवेलेबल है। अभी तो शायद ही कोई ऐसे लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। हर तरह का पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है, 20 साल, 25 साल, 35 साल मैरिड लाइफ वाले लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं। बिल्कुल, तो अब निसंतानता लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जो अब कंसीव नहीं कर सकते, जिनमें यूट्रस बहुत
बुरी तरह से डैमेज है, उस तरह के पेशेंट को छोड़ के हर पेशेंट का इलाज संभव है। और आप तो यहाँ का केस भी सोल्व करे हैं जो कि दिल्ली और जयपुर तक जाके आगा, फिर बाद में भी हटे आप मतलब आसानी। देखो, फैसिलिटी सिटी से डिपेंड नहीं होती है, फैसिलिटी डिपेंड होती है कि आपके पास कितना अनुभव है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना फोकस करके अपने ट्रीटमेंट पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और आपके पास कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। तो वो सारी चीज़ें अभी अपने पास हैं। पहले मैंने मेट्रो में ही काम किया है, अहमदाबाद में काम किया है, जयपुर में काम किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े शहरों में ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। एक फैमिली की के मैसेज अभी जो ग्रामीण एरिया में या जो महिला ही या फिर जो भी लोग रह रहे हैं बन की थोड़ा सो अब ये चीज़ ने समझें और आज चीज़ों को भी फायदा उठा सकें। अब जो भी IVF संबंधित सुविधाएं, देखो, इनफर्टिलिटी जो मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ निसंतानता को लोग एक बीमारी समझ लेते हैं, उसको एक मानसिक पीड़ा बना लेते हैं, और उसकी वजह से वो लोग परेशान होते रहते हैं, और आसपास के लोग भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको देखा जाए तो अपनी सोसाइटी में उनको परेशान कर लेते हैं वो लोग, उनको सपोर्ट करने की बजाय, उनको रास्ता दिखाने की बजाय वो उन्हें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं वो लोग अपने आसपास के लोगों से। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। उसके लिए आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। उसको मानसिक पीड़ा बजाने की बजाय आप जो कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान कर सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं, और उसके साथ आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मैं कहूँगी कि ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो जाता है। ऐसा बहुत ही, मैंने जैसा कि कहा कि इलाज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको पॉजिटिव रह के ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं कि उसको मानसिक पीड़ा बना के। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, चेयर पे आते हैं, पहले फुट फुट के रोते हैं, फिर काफ़ी देर बाद अपनी कहानी बता पाते हैं। तो उनका मेंटल स्ट्रेस हमें समझ में आ रहा है, किस तरह से वो भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि ये आजकल एक कॉमन बीमारी है, उसको अपना एक शर्म का विषय ना समझें कि हमारे को प्रेगनेंसी नहीं है तो ये शर्म का विषय है। कोई भी चीज़ अपने मतलब ये पेशेंट के हाथ में नहीं है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो वो कुछ कर ले, तो उसमें आपका कोई प्रॉब्लम मतलब वो नहीं है कि आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। तो उसको शर्म का विषय न समझ के उसको समझदारी और पॉजिटिविटी के साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ का इलाज संभव है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप पॉजिटिव रहें, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, न कि निराश हों। और समाज में भी आसपास लोगों को मैं यही सलाह करूंगी, ये आजकल की कॉमन समस्या, आने वाले दिनों में ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हमारी सोसाइटी को उसके लिए सपोर्टिव और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जैसा कि सर अभी अपन ने 2 स्पेशलिटी से मिल ली है, अपन यूरोलॉजिस्ट से और IVF यानी मैडम गायनिकोलॉजिस्ट को सारी सर्विसेज दे दी। ऐसी ही तीसरी स्पेशलिटी है, बहुत ही एडवांस स्पेशलिटी है अपने पास, और अच्छा एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को। SMS अस्पताल से रिटायर्ड हैं सर, और सर का क्रिटिकल केयर में और जितनी भी मेडिसिन की जितनी फैसिलिटीज़ हैं उस सब में सर का बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। मतलब माने तो अपने पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको सर ने बिना डायग्नोस करके भेजा गया हो। हर पेशेंट को अच्छी एडवाइस देते हैं, हर प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट है सर के पास। तो आओ सर अपन उनसे मिलते हैं। सर वैसे तो किसी नाम के मोहताज नहीं है, डॉक्टर नारायण दास नाम है सर का। सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय से सर ने काम किया है और पिछले कुछ महीनों से अस्पार अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं। सो डॉक्टर नारायण दास है जो हमारे यहाँ प्रतिदिन सेवाएं, देखो ये जो स्क्रीन पर भी अपन आते ही मिल जाएगा कि BP, शुगर, श्वास, दमा, थायराइड संबंधित रोग विशेषज्ञ बिल्कुल बिल्कुल नारायण दास जी। हालांकि पहले भी सरों आप मिला हाँ, सरों एक जो लोगों ने जानकारी दिलवाई कि अपना हॉस्पिटल में जो सुविधा बढ़ रही है बन लेके। बिल्कुल, आओ तो सर से मिलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर कैसे हो? बढ़िया है बढ़िया है। बिल्कुल सर, एक बार दोबारा आपका स्वागत है हमारे खबर लोग चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो क्या बताना चाहोगे लोगों को कि अब अपने स्पार हॉस्पिटल में आपकी जो सुविधाएं सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहता हूँ सबको। और स्पार हॉस्पिटल में मेडिसिन का डिपार्टमेंट करीब 3 महीने पहले शुरू हुआ था फुल फ्लेश। मैं 24 घंटे यहाँ एज ए फिजिशियन उपलब्ध रहता हूँ और ICU और एडमिशन वार्ड्स में सब जगह एडमिशन, OPD की हर तरह की बीमारियाँ फिजिशियन से संबंधित, लाइक जैसे अस्थमा है, COPD है, थायराइड की बीमारियाँ हैं, डायबिटिक डायबिटिक की जो भी हैं, जैसे कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया है, और इसके अलावा हेमीप्लेजिया है, जैसे
जैसे आधा साइड का लकवा मार जाता है वो है। एक अभी हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट भर्ती हुआ था, वह बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेटेड था, उसके एक तरफ लकवा हो गया था, उसको हमने ठीक करके भेजा। यंग पेशेंट था एकदम, उसके स्पास्टिक पैरापेरेसिस उसको हो गया था ड्यू टू स्पाज्म ऑफ मसल। जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा वो बेहोश हो गया, और जब हमारे पास लाए थे तो ही वॉज वेरी सीवियर एंड देयर वाज नो बीपी, नो पल्स। तो उसको पल्स लेस उसको सारा हमने मैनेज किया। उसका जब गया तो चलते हुए गया यहाँ से। तो सर ये जो मोस्टली बात करी जाए बीपी है, शुगर, ये थायराइड, ये समस्या हो क्यों जाए लोगों का माइंड में कि लोग कौन सी सावधानी कौन बरतें कि भाई आपका पेशेंट बढ़ जाएंगे? जैसे शुगर की अगर बात करें तो ये एक तरह से बीपी शुगर दोनों लाइफ स्टाइल डिजीज है। आजकल क्या है कि जैसे ये जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, या बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो लोग खाते हैं और एक्सरसाइज इतनी होती नहीं है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं हम। पहले टाइम में क्या था कि लोग खाते थे, कहीं घूमने जाते थे तो चल के जाते थे, आजकल मोटरसाइकिलों पे या कारों में जाते हैं, या घर पे भी इतनी एक्सरसाइज, मोबाइल वगैरह चलाना, टीवी देखना, ये सब हो गया है। तो ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, और इसमें कुछ रोल फैमिली हिस्ट्री का भी होता है। जैसे अगर फादर के, मदर के, नानी के, दादाजी के जेनेटिक भी है ये। तो कुछ परसेंट जिसको हम जैसे हाइपरटेंशन में एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और डायबिटीज़ में जैसे NIDDM बोलते हैं। जो NIDDM होती है वो कुछ परसेंट में, DLA3 DLA4 पॉजिटिव केसेस में वो उसका जेनेटिक टेस्टिंग से भी पता पड़ जाता है कि इसको जेनेटिक टेस्टिंग करके हम जीन एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं कि इसको आगे डायबिटीज़ होगी या नहीं। सर हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, और आज जब से 3 महीने पहले ये शुरू हुआ था डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से मार्च 16-17 के आसपास शुरू हुआ था। आज हमारा पूरा सबको सारे एरिया में पता है कि चिरंजीवी में है, माँ योजना में है, जो हम फ्री इलाज करते हैं। ICU फुल चल रहा है। आगे से पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डिस्चार्ज करके दूसरा पेशेंट रखना पड़ता है। वार्ड हमारे पूरे फुल चल रहे हैं। अभी जैसे मौसमी बीमारियां, जैसे डेंगू के पेशेंट भी आ रहे हैं हमारे पास। हमारे पास हार्ट वाले पेशेंट भी, जैसे अभी एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट एडमिट किया मैंने, एक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का पेशेंट एडमिट किया, एल्कोहलिक वाले, एल्कोहलिक लीवर डिजीज, जिनके बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करके लीवर फेल्योर हो गया, वो अभी 2 पेशेंट हमने ठीक करके भेजे हैं। वो क्या होता है कि अगर वो लीवर फेल्योर में चले जाते हैं, जैसे तो उसको हम हेपेटिक एनसेफेलोपैथी बोलते हैं, तो वो फिर डेथ हो जाती है उनकी। तो उनको हमने रिकवर करके फिर आगे हमने फिर उसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया है। एक हमारे यहाँ डायलिसिस की फैसिलिटी अभी फ़िलहाल करीब 15 रोज़ पहले शुरू की है। उसमें हम जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट है, उनके डायलिसिस करते हैं। जो भी इंडिकेशन है डायलिसिस के, जैसे पोटेशियम बढ़ गया, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरेसमेंट हो गया उसको, ऐसे मेडिकल में वेरी नॉन इंडिकेशन है कि इस कंडीशन में आने के बाद ये पैरामीटर्स आए तो हम डायलिसिस में ले सकते हैं। तो डायलिसिस की फैसिलिटी भी हमने शुरू कर दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातचीत करी अभी नारायण जी आप जानो है कि तरीकों ई टाइम सीजनल जो भी समस्या ही, तो बाकी अब दुखी होने की जरूरत को नहीं है। अपने स्पार हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी है। जो भी पेशेंट अठे आऊँगा बन मिलेगा, नारायण जी मिलेगा, यूँ पहली मुकेश जी आप मिला हाँ, सुनीता जी आप मिला हाँ। अब नेक्स्ट मैं ज़रूर चाहूँ कि थाने मिलवाया जाए जो भी नेक्स्ट जो फैसिलिटी है बिन लेके भी। अगली स्पेशलिटी अपने पास बहुत ही खास है। सर भी SMS मेडिकल कॉलेज से पास आउट है। सर ने सर्जरी किया है गुजरात मेडिकल कॉलेज से, और सर्जरी में सर का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत अच्छा काम सर का है। सर पेट, आँत, लीवर से संबंधित सारी समस्याएं देखते हैं, जनरल सर्जरी सारी सब देखते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये सारा प्रोसीजर सर करते हैं, और अपने इन हाउस फैसिलिटी सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर सुनील सैनी से। जैसे कि अपने पास में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो आते हैं शिकायत लेके कि हमारे गैस की शिकायत है। गैस की वो दवाई खाते रहते हैं, गैस के कैप्सूल खाते रहते हैं, लेकिन उनके थोड़े समय के लिए तो आराम रहता है उनको, और उसके बाद में वापस से वही तकलीफ़ हो जाती है। तो इसके अंदर काफ़ी मरीजों के अंदर जैसे देखने को मिलता है अपने को कि काफ़ी लोगों के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरी पड़ी रहती है, और मरीजों को मालूम नहीं रहता। मरीज़ जो है केवल दवाई खाता रहता है।
तो इसके लिए जो यहाँ पे उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, हम उसके लिए यहाँ पे दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे हर्निया, अपेंडिक्स, ये सारी सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी किसी के भी अगर पेट के अंदर कोई भी समस्या है, किसी को लंबे समय से पेट दर्द है या फिर किसी को फिशर पाइल्स की तकलीफ़ है, काफ़ी समय से लैट्रिन में खून आता है, तो वो सारी फैसिलिटी जो है अपन यहाँ पे सारी चीज़ों के ऑपरेशन वगैरह करते हैं। कितना टाइम होते प्रैक्टिस कर रहा हो और अभी तक जो झुंझुनू में या फिर अपने इनको जो हॉस्पिटल में कोई है वो केस जो काफी टाइम पर दुखी है और मन संतुष्ट करेगा? जी, हमारे पास में यहाँ पे जैसे कि एक पाइल्स के एक मरीज आए थे, वो 15-20 साल से जो है हेमरोइड्स की शिकायत लेके घूम रहे थे। वो जहाँ पे भी जाते उनको वहाँ पे ब्लड चढ़ा दिया जाता, किसी ने उनका अच्छे से चेकअप नहीं किया। तो फिर यहाँ पे वो हमारे पास आए, हमने वहाँ पे उनकी सर्जरी करी बढ़िया। अब मरीज़ एकदम स्वस्थ है, 12 HB है उसका और बढ़िया ठीक है। फिर हमने एक माताजी का भी ऑपरेशन किया था जिनको सर के ऊपर इधर कैंसर की गांठ थी, उसका ऑपरेशन किया हमने यहाँ पे। और बाकी काफ़ी जैसे मरीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी मरीज़ ऐसे आते हैं जो पित्त की थैली के अंदर पथरी लेके घूम रहे हैं। जयपुर भी दिखा चुका है उन्होंने, लेकिन वो किसी फिजिशियन को दिखा रहे हैं, उनका सही से इलाज नहीं हो पाया और लास्ट में फिर हमने यहाँ पे उनका ऑपरेशन किया दूरबीन से। बिल्कुल। और तो ये जो लोगों को पता ही को नहीं कि मैं सही सलाह लिंक करूं। और ग्रामीण क्षेत्र का जो भी लोग हैं आपने जो वीडियो देखेंगे बात की वीडियो पहुंचे तो बन के सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर बन के शरीर में यह दिक्कत है तो भाई एक बार जरूर आके अपने इस्पात हॉस्पिटल में विजिट करें। तो जैसे कि अगर मरीज को लंबे समय से अगर पेट के अंदर गैस की तकलीफ़ रहती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, खाना खाने के बाद में पेट फूल जाता है, भारीपन रहता है पेट के अंदर, या पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द रहता है, तो एक बार ज़रूर किसी सर्जन को कंसल्ट करें और एक बार जो है सोनोग्राफी करवाएं उस चीज़ की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स के सेटिस्फिकेशन वीडियो है, फीडबैक है पेशेंट्स के, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। उस फीडबैक में हमने सारी डिस्प्ले कर रखा है, आपको 1 by 1 वहाँ से डिस्प्ले करवाते हैं, दिखाते हैं आपको। एक सेकंड सर। ये जो अचीवमेंट्स और डिस्प्ले करे IVF से जो पेशेंट्स ने अपने बेबी को अचीव किया है, अपनी प्रेगनेंसी को अचीव किया है, उन सब के पेशेंट्स का हमने डिस्प्ले कर रखा है, लोगों के फीडबैक को हमने डिस्प्ले कर रखा है। कुछ ऐसी बड़ी सर्जरीज़ हैं जिसमें हमने 16 फाइब्रॉइड हमने निकाले हैं, उन सर्जरीज़ को हमने डिस्प्ले कर रखा है। उनको भी मैं आपको नोटिस बोर्ड पे वो पीछे आपके पीछे नोटिस बोर्ड उसमें आपको दिखाना चाहूँगा। इस नोटिस बोर्ड में हमने देखो एक बार में बहुत बड़ी जो 2 किलो की गांठ हमने निकाली थी, ट्रिपलेट सर्जरी की थी, 16 फाइब्रोड हमने निकाला था एक पेशेंट के, 16 फाइब्रोड थे। तो ऐसी बड़ी बड़ी मेजर सर्जरी बड़े बड़े हायर सेंटर जयपुर जैसे सेंटर में जाके होती है, लेकिन वो सारे प्रोसीजर हम यहाँ कर रहे हैं और वो सारी फैसिलिटी हम लोगों को दे रहे हैं। तो इससे मरीज़ों को जयपुर दिल्ली विल्ली कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी फैसिलिटी और ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। हमारा खाली ये एक ही एम है कि पेशेंट्स को वो उस तरह का इलाज मिल सके, हमारा बस ये ही एक एम है। और हम ये चाहते हैं कि हर एक पेशेंट्स के पास हम पहुँचे और उस पेशेंट को हम ये बताएं कि हम आपका इलाज कर सकते हैं। इलाज के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसी कोई स्पेशलिटी और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो एक अस्पताल को चलाने के लिए वो ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में हम कैंसर का इलाज के लिए जा रहे हैं, इसके लिए हम अस्पताल में ट्यूमर वार्ड भी बनाने वाले हैं। अस्पताल में कैंसर जैसी फैसिलिटी का इलाज होने लग जाएगा। अगले वीक में हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी भी आ जाएंगी, तो जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक जितनी भी सर्जरीज है, किसी को राइनोप्लास्टी है, किसी को लिपोसक्शन है, किसी को फैट कम करना है, किसी को ओबेसिटी को रिड्यूस करना है, वो सारी फैसिलिटी हम प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर देंगे। हेयर ट्रांसप्लांट से लेके आईब्रो ट्रांसप्लांट तक, नोज सर्जरी, लिप सर्जरी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू इन द झुंझुनू ओनली। बिल्कुल सर। अब जिस तरीका जो फैसिलिटीज दिखाई जा रही हैं, अतोड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लोगों के मन में एक सौ बड़ो जो डर है कि पता नहीं कता रुपया लेता होगा, अगर कोई भी चीज इलाज करवाने के लिए जाओ तो पैसा लेके भी एक लोग बहुत बार ये चीज सोचता रहे और इलाज कौन ले पाओ। तो जो चीज अपना जो फैसिलिटी अवेलेबल ही तो बन की तरीकों या फिर जो मैनेज की तरीकों करो जाए, कभी के फीस वगैरह पार्टी जो चार्ज करी जाए, कोई भी अगर डिजीज ने लेके पेशेंट उठा हुआ है तो। देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अपने यहाँ अस्पताल में सारा निःशुल्क इलाज है
ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, इन सब का फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में इलाज है। रही बात ओपीडी की, मिनिमम चार्जेस 200 रुपये ओपीडी चार्जेस है, ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं है, 200 रुपये चार्ज है। यूरोलॉजी जो सुपर स्पेशलिस्ट चार्ज है वो 300 रुपीज़ है। जांचों के, एक्सरे के, इन सब के बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, बहुत ही मिनिमल चार्जेस। बाकी के कंपैरिजन में अपन तुलना करें तो हमारे बहुत ही मिनिमल चार्जेस, जिसमें मतलब एक गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा ले लिया, ये हो गया सीटी स्कैन हो गया, हमारा ये हो गया, नहीं, एक अफोर्डेबल चार्जेस हैं जो हर व्यक्ति उसको वहन कर सकता है। और अगर लगता है कि मरीज़ को आईपीडी करेगी, अगर इलाज की ज़रूरत है, लंबे इलाज की ज़रूरत है, तो उसका पूरा निःशुल्क इलाज है, पूरा निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। एक मौका ज़रूर दें हमें, ताकि हम हमारे जो दावे हैं, वादे हैं, उन सब पे खड़े हों, ताकि आपको वो सेवा मिल सके। धन्यवाद साहब। बिल्कुल बातचीत करी है पिनांग सर, अपन पूरा विजिट करवायो है जिस तरीका हॉस्पिटल में कि फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल में अभी अठे अवेलेबल ही बन लेके आप जानकारी जुटाई है पिनांग जी। तो मैं चाहूँ कि अगर एक बार कठे भी इलाज के लिए आप जा रहे हैं तो जरूर भी पहली अपने स्पार हॉस्पिटल झुंझुनू विजिट करो जाए, और जो भी अठे की फैसिलिटी ही जरूर बाका ऊपर विचार करो जाए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।